चलिए गाइस, साइंस की बुक है। ठीक है, पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किन ऋतुओं में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन सी फसलें किन मिट्टियों में उगाई जाती हैं। सामान्यतः भारत में 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इन 4 प्रकार की मिट्टियों में किन किन अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, ये सब हम समझेंगे इस चैप्टर में। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इन फसलों की सिंचाई के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर खेती की जाती है, अर्थात कृषि की जाती है। ठीक है, साथ ही 24% भूमि ऐसी है जो बंजर है, जो किसी भी उपयोग में नहीं लाई जाती है। ठीक है, और 21% भूमि पर वन पाए जाते हैं हमारे भारत देश के अंदर। ठीक है, भारत की जो अंतरिम मंत्रिमंडल सन 1946 में बनी और जो स्वतंत्र भारत की मंत्रिमंडल जो बना सन 1947 में। ठीक है, इसमें जो कृषि और खाद्य मंत्री थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, साथ ही हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। साथ ही ये पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, अब आगे समझते हैं। हमारे देश की जो कुल श्रम शक्ति है उसका लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि हमारी विश्व में क्या स्थिति है फसल उत्पादन को लेकर। ठीक है, विश्व में चावल और गेहूं उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो दूसरा है। ठीक है, पहले स्थान पर चीन है। ओके, और फल और सब्जियों के उत्पादन में भी भारत दूसरे स्थान पर है और पहले पर चीन है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के लगभग 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। ठीक है, और लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान दूसरे स्थान पर है। ठीक है, कुछ और चीज़ों के उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है, जैसे आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक तथा हल्दी के उत्पादन में जो भारत का स्थान है विश्व में वो प्रथम स्थान है। ठीक है, तंबाकू उत्पादन के मामले में जो हमारा देश है वो विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और जो भारत में तंबाकू जो लोग लेकर आए थे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली लोग भारत में तंबाकू लेकर आए थे। ठीक है, और जो चीन है, चाइना, वो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। सबसे ज़्यादा यूज़ भी वही करता है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर को ब्रीफली पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग है कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। ठीक है, नीचे देखते हैं। जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ठीक है, भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवी परिस्थितियाँ हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। ठीक है, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। इन्हें खरीफ फसलें और रबी फसलें कहते हैं। खरीफ फसलों के अंतर्गत वे फसलें आती हैं जो भारत में सामान्यतः वर्षा ऋतुओं में अर्थात जून से सितंबर में उगाई जाती हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ठीक है, रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कई स्थानों पर दालों और
सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं, अर्थात गर्मियों के दिनों में उगाई जाती हैं। ठीक है। किसी खेत में फसल उगाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उनका विवरण यहाँ पे दिया गया है कि किन किन विधियों का प्रयोग कर किसी खेत में फसल उगाई जाती है। ठीक है। सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर उसकी बुआई की जाती है। ठीक है। खाद्य एवं उर्वरक पदार्थ उस पर डाले जाते हैं, तत्पश्चात उसमें सिंचाई होती है, खरपतवार से सुरक्षा के लिए भी वो कीटनाशक पड़ते हैं, कटाई होती है, उसके बाद उसका भंडारण किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं, मिट्टी तैयार करना। कैसे मिट्टी तैयार की जाती है? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों को जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है, ये हम समझते हैं आगे। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, यह हम समझते हैं। जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी पौधों की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पूला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अतः मिट्टी का उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बुआई बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को ही प्राथमिकता देते हैं। ठीक है। बीज बोने का एक पारंपरिक तरीका आप देख सकते हैं। इसमें कीप के द्वारा बीजों को डाला जाता है, जिससे ये जमीन के अंदर 3-4 नलियों में खुला होता है और जब ये बैल आगे चलते हैं तो ये पूरे खेत में फैलता हुआ जाता है। ठीक है। खेतों में बुआई करने के लिए जो आधुनिक तरीका है ये सीड ड्रिल है। ठीक है। इसके द्वारा खेतों में ये ट्रैक्टर से कनेक्ट होता है। ठीक है। इसके द्वारा खेतों में बुआई की जाती है। इससे समय की बचत भी होती है। ठीक है। अगली हेडिंग है खाद एवं उर्वरक मिलाना। ठीक है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है। खाद्य कुछ और होता है, इसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ओके। हमारे देश में नाइट्रोजनी उर्वरक की जितनी खपत है उसका 94% भाग ही हम उत्पादित करते हैं। ठीक है। याद रखिए कि पोटेशियम उर्वरक जो होता है उसको हम पूरी तरह आयात करते हैं। ठीक है। इसका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाते हैं। ठीक है। और कभी खेत खाली नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनका उत्पादन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के हेतु किसान खेतों में खाद डालते हैं। ठीक है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। खाद एक कार्बनिक अर्थात जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। ठीक है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में। ठीक है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसे वर्मी कंपोस्टिंग भी कहते हैं। पिछली क्लास में ऐसा एक टॉपिक था भी। ठीक है। उर्वरक के कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास,
एनपीके अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ये उर्वरक के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक टेबल है, उर्वरक एवं खाद में अंतर यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उर्वरक सबसे पहले, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन विघटन का अर्थ है सड़ाकर से प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात सड़ाकर प्राप्त की जाती है खाद। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। ठीक है, लोगों के घर के पीछे भी होते हैं जिनके घर पे जानवर होते हैं। ठीक है, वो लोग भी घर पे खाद बनाते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है उर्वरक एवं खाद में। ठीक है, चलिए खाद के कुछ लाभ पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जो खेतों में फसल होती है उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, नाइट्रोजन को पौधों को यूज करने के लायक बनाता है वो। ठीक है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ओके, चलिए अब अगली हेडिंग समझते हैं, सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% भाग जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण गर्म अर्थात शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। ठीक है, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना चाहिए। ठीक है, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, सिंचाई की अलग अलग विधियां भी आगे इसमें बताई गई हैं। ठीक है, सिंचाई करने के कुछ आप पारंपरिक तरीके देख लीजिए। ठीक है, फिगर में कैसे कुएं से जल निकाला जा रहा है। दूसरा देखिए चेन पंप। ठीक है, तीसरा ढेकली, और ये सबसे लास्ट वाला देखिए, इसमें बैल का प्रयोग करके कुछ घिरनी टाइप की चलाई जा रही है जिससे जल निकाला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि सिंचाई की आधुनिक विधियां क्या होती हैं। सबसे पहले विधि है छिड़काव तंत्र अर्थात स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, छिड़काव तंत्र की आप फोटो देख सकते हैं। कुएं में से मोटर के द्वारा कुछ नलियों के द्वारा खेत में जल निकाला जा रहा है। ठीक है, इसे ही छिड़काव तंत्र कहते हैं। ओके, अगला जो है उसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ठीक है, ड्रिप सिस्टम, ये दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। ठीक है, चलिए अब अगली हेडिंग देखते हैं, खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है, खेत में कई अन्य अवांछनित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। ठीक है, निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। ओके, रासायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, फिगर में आपको ऊपर अभी दिखाया गया है। ठीक है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर
फुहारे की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है। ठीक है, ये अब फिगर देखिए, कुछ ऐसे खरपतवारनाशी का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं, कटाई। ठीक है, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लिया जाता है अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकाने में लगभग 3 से 4 महीने का माफी चाहूंगा, अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। ठीक है, हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। ठीक है, अथवा एक मशीन का भी उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, कटी हुई फसल को भूसे से अलग करने के लिए थ्रेसिंग की जाती है। ठीक है, आप दराती देख सकते हैं ये कैसे दिखती है। ये आप कंबाइन की फोटो देख सकते हैं फिगर में, येलो कलर की है। इस मशीन से फसलें काटी जाती हैं। ठीक है, एक हेडिंग पढ़ते हैं, कटाई पर्व। ठीक है, जब हमारे देश में फसलें कटती हैं तो कुछ पर्व मनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जैसे कुछ त्योहार मनाए जाते हैं अर्थात पर्व मनाए जाते हैं। ये फसलों के कटने पर ही मनाए जाते हैं। ठीक है, फसल काटने के बाद उसका भंडारण किया जाता है। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं अनाज भंडारण हेतु साइलो। ठीक है, और दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं भंडार गृह में बोरों में अनाज का भंडारण। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विभिन्न कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, रबी की फसलें और खरीफ फसलें। ठीक है, रबी फसलें और खरीफ फसलें। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक कार्य है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का प्रयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से पूरा किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। ठीक है, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछनित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या फिर मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इसे पशुपालन कहते हैं। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं इस चैप्टर की, अगर आपको कुछ समझ में भी आता है इस चैप्टर से, तो ये आपके पास दूसरे नंबर की एक्सरसाइज है। ये आप मैचिंग कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि आपने कितना कुछ समझा है इस चैप्टर से। ठीक है,